माय डियर आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैंने सारी परंपराएं तोड़कर एक बिल्कुल नई परंपरा स्थापित की है और इस चैनल पर आपको मेरे अलावा भी कोई और व्यक्ति भी दिखेंगे। ये हैं हमारे ऑनर्ड गेस्ट श्री कृष्ण कुमार दीक्षित, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार। आपको दीक्षित जी कुछ टिप्स देंगे सिविल सर्विसेज के विषय में। और मज़े की बात यह है कि दीक्षित जी जो टिप्स दे रहे हैं उनकी टिप्स तो हैं ही हैं, लेकिन वो एक सेलेक्टेड अधिकारी की कहानी भी उसमें शामिल करके आपको बताएंगे, जिससे कि आपको दोहरा लाभ मिलेगा। मेरे विषय में तो आप जानते ही हैं, मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और सारी बातें आपको पता है। तो आज आपको एक और अधिकारी से मिलने का अवसर मिल रहा है, तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री के दीक्षित जी से, जो अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। श्री के दीक्षित जी। आईएएस एस्पायरेंट, और धन्यवाद डॉक्टर के दीक्षित जी को कि मुझे आपसे मिलने का, आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि अगर आप केवल रुतबा दिखाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, ठस्सा दिखाने के लिए आईएएस बनना चाहते हैं तो इसको ड्रॉप कर दें। अगर आप आईएएस बन करके अपनी सदिच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, मानक स्थापित करना चाहते हैं, तो अवश्य इस प्रोफेशन में आइए। ये हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और सबसे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है आईएएस का। इसके लोगों को इसके पास होने के बाद आपको जो प्रतिष्ठा मिलती है, सरकार आपका विश्वास करती है और बड़े बड़े पदों पे जो भी हैं उसका सम्मान आईएएस का बहुत ज़्यादा होता है। तो आईएएस में दो तरह के लोग आते हैं। पहला तो ये है कि रट्टा मारने वाले लोग, जिस विषय को हो उसको पूरा किताब पढ़ डाली और एग्जाम में जाके उगल दिया। वो लोग थोड़ी दूर तक तो चल पाते हैं वो, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। और अगर वो किसी हालत से चुन भी गए तो वो सफल आईएएस नहीं बन पाते हैं, वो केवल दफ्तर में क्लर्क बनकर रह जाते हैं। लेकिन जिनमें बहुमुखी प्रतिभा होती है, सब चीज़ जानने की आकांक्षा होती है, सीखने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि हम इसको भी जान लें, एक बैलेंस तरीके से काम करते हैं, वो लोग आईएएस में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। इंटरव्यू में भी उनको अच्छे नंबर मिलते हैं और वो आईएएस बनने के बाद भी बहुत सफल अधिकारी होते हैं। उनसे ऊपर के अधिकारी और नीचे के कर्मचारी, नीचे के अधिकारी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो भी उनको काम दिया जाता है उसको कर लेते हैं। इस क्रम में मैं अपने एक मित्र श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, जो आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे, काफ़ी पहले की बात है, मेरे हम उम्र थे और हम लोग साथ पढ़े भी हैं और कहीं ना कहीं से रिश्तेदार भी हैं। उनने बहुत कम समय में आईएएस आईआरएस में सेलेक्ट हुए। वो मैं उनका दैनिक क्रम बताता हूँ। वो अपने, जब उन्होंने पहले दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझको आईएएस आईपीएस आईआरएस में कोई बनना ही बनना है, एमएससी फिजिक्स करने के बाद उन्होंने फिजिक्स की किताब बंद कर दी और अपने मन के विषय चुने जिसमें उनको रुचि है और उसको ऐसे पढ़ा जैसे आप पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध करते हैं। मतलब प्रथम किताब से लगा के आखिरी किताब तक वो उपन्यास की तरह पढ़ गए। फिर उस विषय के जो जानकार थे, तब इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी, उन्होंने घर घर जाके, टीचर्स के पास जाके, गुरुओं के पास जाके उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उस समय जो उन्होंने विषय लिए, जैसे इतिहास था, तो उसकी अंतरात्मा तक पहुंच गए और व्यवधान के लिए कुछ न पड़े, अपने घर का एक अलग कमरा उन्होंने बना लिया। अगर कोई मेहमान आया तो उसके पास 2 मिनट 5 मिनट बैठते थे और फिर कहते थे, भाई साहब
मुझको पढ़ना है, अगर आप हुक्म करें तो मैं पढ़ लूँ। इतना अपने समय का, कितने बजे उठना है, कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे खाना है, क्या कितना घूमना है, उनका जीवन क्रम, दैनिक क्रम इतना था कि हर बात वो ये देखते थे कि ये मुझको आईएएस के एग्ज़ाम में पास कराने में बाधक है या सहायक है। तो जो सहायक होता था उसको अपनाते थे, जो बाधक होता था उसको कम कर देते थे, अवॉइड कर देते थे। अगर वो खाना खा रहे हैं तो ये सोच के खाना खा रहे थे कि हम डबल रोटी में मक्खन इतना लगाएं कि हमारे एनर्जी भी मिले और हमारा पेट न खराब हो। रोटी दाल ऐसे खाएं कि स्वास्थ्य ठीक बना रहे और हमारे पढ़ने में व्यवधान न करें। इतना ज़्यादा न खा लें कि नींद आने लगे, पेट खराब हो जाए, और इतना कम न खाएं कि एनीमिया हो जाए। तो इतना इस तरह का दृढ़ निश्चय अगर आप करेंगे, सामने लक्ष्य रख के करेंगे तो फायदा देगा। दूसरी, किताबों का चुनाव। आप विषय और किताबों का चुनाव जो ऐच्छिक विषय हैं उनके लिए तो कर लीजिए। जो कंपलसरी विषय हैं उसके लिए उस समय दिनमान पत्रिका आया करती थी, सारिका थी, और भी अंग्रेजी के पास टाइम, स्पोर्ट्स एंड पास टाइम, मतलब संग्रह आधाधुन, विक्रय देख परख कर। पुस्तकों की सूची आप लोग मुझसे मांग सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कंप्यूटर पर, उस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं पुस्तकों की सूची। तो मैं आपको पुस्तकों की बहुत विस्तृत सूची भेज सकता हूँ अगर आपको ज़रूरत है। वैसे तो इस चैनल के सभी बच्चे मुझसे पुस्तक सूची ले चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नया है तो पुस्तक सूची मुझसे आप मांग सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पुस्तक सूची, पुस्तक बहुत आवश्यक है। वेद का एक मंत्र है, वो कहते हैं कि न पढ़ने वालों से वो अच्छे हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ने वालों से वो अच्छे हैं जो गुनते हैं, गुनने वालों से वो अच्छे हैं जो समझते हैं, और समझने वालों से वो अच्छे हैं जो इस पुस्तक के ज्ञान को जीवन में ढाल लेते हैं। तो पुस्तक जो भी आप पढ़िए, लेखक को ध्यान में रख के, विषय को ध्यान में रख करके, और उसमें आत्मसात हो जाइए। अगर आपको लगे कि पुस्तक बेकार है तो केवल 2 पन्ने पढ़कर रख दीजिए, उसमें अपना समय न बर्बाद करिए, क्योंकि आपने उस गलत पुस्तक पर समय बर्बाद किया तो आप अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। समाचार पत्र को पूरा पढ़िए, उसमें जो अच्छी खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, उस पर अपना विश्लेषण भी दीजिए, उसकी प्रतिक्रिया भी दीजिए, संपादक को पत्र भी लिखिए। जो पत्रिका पढ़ रहे हैं उसका कौन संपादक है, कौन लेखक है, उससे तादाद में स्थापित कर लीजिए। जब आप ये करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मुझको मालूम है कि एक स्टूडेंट से, आईएएस के स्टूडेंट से इंटरव्यू में उन्हें पूछा कि कौन सी पत्रिका पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कादम्बरी। तो उसने पूछ लिया कि कादम्बरी का संपादक कौन है, वो संपादक नहीं बता पाए। तो जो भी पढ़िए आत्मा से पढ़िए, और जो भी आप बोलिए, अगर आपको किसी प्रश्न का ज्ञान नहीं है तो आप कह दीजिए कि नहीं, इस विषय पर मेरा दखल नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। 10 प्रश्नों को आप ना कर दीजिए, लेकिन 11वां प्रश्न का जो उत्तर दीजिए वो अपनी अंतरात्मा से सही दीजिए, सही बोलिए, तब आपको उसका आदर मिलेगा। एक मुझे कविता बहुत अच्छी याद आती है। वो कविता है, कवि कहता है कि जिसके शब्द शब्द में उसका मन रमाना हो, जिसके शब्द शब्द में उसका मन रमाना हो, ऐसे बात कहने वाले को कभी क्षमा ना हो। आप जिसको जानते हैं गलत है उसको मत कहिए, उतना सही कहिए, तब आपको एक गलत चीज छिपाने के लिए 10 गलत चीजें नहीं बोलना पड़ेंगी। यही लिखने में करिए। देखिए, जो आईएएस के एग्जाम लेने वाले होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। वो आपको देखते ही, आपसे बात करके ही पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं। इंटरव्यू में आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। वो तो सोचते हैं आप ले आए, बस आपकी अंतरात्मा में कितना बल है, और आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल न करें, और न ही अपने को बहुत अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करें और गलत करने की कोशिश न करें। अगर कहीं पर आपको लगे कि आपका अपमान हो रहा है तो आप निश्चित छोड़कर चले आएंगे, ठीक है, मुझको नहीं बनना है। तो किताबों का चुनाव बहुत जरूरी है, और अपनी क्षमता जरूरी है। आप दुनिया की सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो किताबें आप पढ़ें, जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ें, और न्यूनता का बोधक ना हो,
किसी अपने से बड़े, जैसे डॉक्टर साहब से पीके दीक्षित जी से पूछ लीजिए, आपकी हमारी इसमें रुचि है तो हम कौन सी किताबें पढ़ें। जिस चीज़ में रुचि नहीं है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ें, क्योंकि जीवन के संग्राम में चप्पू जो होता है, वो आपके पास चप्पू नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ज़्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि तलवार के लेने से कोई कातिल नहीं होता। तलवार जरूर अपने पास रखिए, कब उसका प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये आप उसका कैलकुलेशन करते जाइए। अब मैं बताऊं, मैंने बहुत से आईएएस लोगों के साथ काम किया, आईएएस का रिटन इम्तिहान भी दिया, पास किया था। चूँकि मैं अपना उस समय में लेक्चरर था और पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, तो अपने घर वालों को इस बात पर तय कर लीजिए कि अभी मैं 2 साल आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे आप बहुत ज़्यादा सर्विस की अपेक्षा मत करें। जिस समय आप आईएएस बन रहे हों, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हों, उस समय दया, ममता, भावना और आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा सक्षम न बने, बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। ये ना सोचें कि हम घर वालों को कमा के दे दें। अगर परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आप उन सबसे सहयोग लें, अपने मित्रों से, पिता से, माता से, बहन से, कि भाई 2 साल का मुझको समय दे दें, मैं आपको ब्याज रूप में चुका दूंगा, मुझको इससे दूर रखें और निष्पराय भाव से पढ़ें, अपेक्षा न रखें। अगर अपेक्षा रख के आपने पढ़ा, अपेक्षा रख के आपने इस सर्विस को ज्वाइन किया, तो आपको सफलता नहीं मिली। जिनको कछु न चाहिए सो सहन के साय, ये भावना अगर आप में है तो आप आईएएस निश्चित बन जाएंगे। आईएएस तो बहुत छोटा इम्तिहान है, इससे भी बड़े बड़े आप पास कर लेंगे। और आईएएस बनने के बाद भी जो आपको कर्तव्य दिया जाएगा, जो आपको कार्य दिया जाएगा, उसमें आप हीरा बनेंगे और लोगों से बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगर कोई प्रश्न हो तो मैं बताने को तैयार हूँ। और जो प्रश्न आपको पूछना है तो वो जो डेस्कटॉप पर जो नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरे पास वो प्रश्न आएगा, मैं दीक्षित जी को फॉरवर्ड कर दूंगा और उनसे ही आपको मैं उत्तर दिलवाऊंगा। वो आप पूछ सकते हैं। वैसे कमेंट्स में आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेंगे डेफिनेटली। ये वीडियो कई चैनलों पर अपलोड होगा और उन चैनलों पर जहाँ जहाँ ये अपलोड हो रहा है वहाँ पर कमेंट्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको उत्तर मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो ज्ञानवर्धन हुआ है, उस ज्ञानवर्धन को थोड़ा सा मंथन करिए और ये देखिए कि आप कितना अमल में ला सकते हैं। अमल में लाइए। एस्पिरेंट का मतलब ही ये होता है कि जो एस्पायर करता है। जैसे उद्यमी का मतलब होता है जो उद्यम करता है, ऐसे ही एस्पिरेंट एस्पायर करता है। और एस्पायर करने में सब कुछ शामिल है जो दीक्षित जी ने बताया। दीक्षित जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं और विश्व के अनेक देशों का भ्रमण कर चुके हैं और तमाम विषयों पर वहाँ भाषण दे चुके हैं और सेमिनार वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं। दीक्षित जी कितने देश घूम लिए होंगे? करीब लगभग 18 देश हैं। अभी मैं जापान से घूम के आया हूँ। जापान की वासेडा यूनिवर्सिटी जो विश्व की 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी है और जापान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स में उनका एक इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स का सेमिनार हुआ, जिसमें ऑरिगेमी के द्वारा जो पैकिंग मटेरियल बनाया जाए उसमें कास्ट कम कैसी की जाए, इसके लिए मुझको उन्होंने 7 दिन के लिए बुलाया था और बड़ा सम्मान। मैं अंतर्राष्ट्रीय लगभग 3 देशों जो ऑरिगेमी का मेंबर हूँ, ब्रिटिश और अमेरिकी और जापानीज, और लगभग 18 देश में घूम चुका हूँ और भी मुझे 6 देशों की यात्रा और करनी है। तो बच्चों, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि दीक्षित जी ने ये सब ज्ञानवर्धन किया। एक छोटी सी बात और बता दूं, दीक्षित जी ने पीके दीक्षित शब्द इस्तेमाल किया है, नाम मेरा। तो आप लोगों के लिए मैं आनंद प्रदीक्षित हूँ, सोशल मीडिया पर मैं आनंद प्रदीक्षित हूँ, लेकिन जो अपने बहुत खास लोग हैं उनके लिए मैं पीके दीक्षित हूँ। तो ये 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं ये एक ही व्यक्ति है। यहाँ से मैं भी आनंद प्रदीक्षित कहा करूँगा आपको उससे बहुत आनंद भी आता है। तो हम दीक्षित जी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।